कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। तो इस कविता में कवि क्या कह रहा है कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। यानी अब कविता, पहले बताया कवि ने कि कविता उड़ती है, तो कैसे उड़ती है उसकी तुलना करके उसने बताया चिड़िया के द्वारा। अब वो कह रहा है कि कविता खिलती है। कैसे खिलती है? जैसे फूल खिलते हैं उसी तरह वह भी खिलती है। अब प्रश्न उठता है कि कैसे भाई खिलती है? फूलों का खिलना तो हम समझते हैं, लेकिन कविता कैसे खिलती है? तो कविता क्या होती है? सुंदर भावनाओं विचारों के द्वारा खिलती है ना। कविता में कवि जो है मानव मात्र के लिए जो कल्याणकारी होता है उसके लिए वह कविता की रचना करता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जिस प्रकार फूल खिलते हैं उसी तरह कविताओं में भी मनुष्य की जो भावनाएं हैं, मनुष्य की जो विचार हैं वो खिलती हैं, और उन भावों विचारों की सुगंध जो है वो चारों दिशाओं में फैलती है। चारों दिशाओं में फैलती है कैसे? यानी जब मनुष्य उसे पढ़ता है, उसे बुनता है, उसे सुनता है, तो उसके मन में भी उन भावों की खुशबू आ जाती है। ठीक वैसे ही जैसे कविता मैम आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा। मैम फिर से चला गया। हेलो मैम। सत्यदीप सुनाई दे रहा है क्या? नेटवर्क चली जा रही है जिसके कारण ये मुश्किल हो रहा है। यस मैम अभी सुनाई दे रहा है। हाँ, बीच में नेटवर्क नहीं था, खत्म हो गया था नेटवर्क। यस मैम। तो देखो इसमें कविता में क्या कह रही है कि कवि क्या बता रहा है कि जैसे फूल खिल करके अपने रंग रूप से, अपने खुशबू से लोगों को आनंदित करते हैं। अब जैसे मान लो कहीं गुलाब खिला होता है बागीचा में, तो उसके रंगों को देखकर, उसके खुशबू से को देखकर हम कितने प्रसन्न हो जाते हैं ना, बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक उसी तरह यस कविता भी जो है, जब कोई अच्छी कविता हम पढ़ते हैं तो हमारा मन भी बहुत प्रसन्न हो जाता है। कभी हम गहरी निराशा में डूबे होते हैं तो उन कविताओं को पढ़कर हमारे अंदर एक आशा, एक उम्मीद जगती है। तो यहाँ कवि वही कह रहा है कि जिस प्रकार फूल खिल करके लोगों को प्रसन्न करते हैं, उन्हें आनंद देते हैं, अपनी खुशबू से उन्हें सुख पहुंचाते हैं, ठीक उसी प्रकार
कविता भी जो है अपने भावों से, अपने विचारों से लोगों को आनंदित करती है, लोगों को सुख पहुंचाती है और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो कवि यहाँ पर इसलिए दोनों की तुलना कर रहा है, किसकी? फूल की और कविता की। लेकिन फिर कहता है दूसरी पंक्ति में वो कि कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। दोनों में समानता यह है कि जैसे फूल की खुशबू घर में बाहर में, अब जहां पर लगी होगी, जहां फूल का पौधा होगा, जहां पर वो खिलता है, तो उसके चारों तरफ का वातावरण, चाहे वो घर में हो या बाहर में हो या वह कहीं पर भी हो, वह क्या होता है, चारों ओर अपनी खुशबू पहुंचाता है और लोगों को प्रसन्नचित्त करता है। ठीक इसी तरह कविता भी करती है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि कविता जो है यह अपने भावों से जो आनंद देती है वो अनंत काल तक देती है, अंतहीन है, कालातीत है और वो सार्वदेशिक है, सार्वकालिक है। लेकिन फूल क्या है, वो कुछ दिन तो आनंद देता है, लेकिन 2-4 दिन के बाद वो मुरझा जाता है और समाप्त हो जाता है। तो यहाँ कवि कहता है कि दोनों ही खिलते हैं, फूल भी खिलते हैं और कविता भी खिलती है, दोनों ही सुख प्रदान करते हैं, लेकिन फूल का सुख क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए होता है और स्थान विशेष के लिए होता है, यानी स्थान भी उसकी सीमा है और और क्या है, और किसकी सीमा है, कोई वो बताओ? तो मुरझा जाता है ना। मुरझा जाता है। तो मान लो कोई गुलाब आज खिला, ठीक है, तो 1 हफ्ते तक रहा, धीरे धीरे क्या होगा, उसकी खुशबू समाप्त हो जाएगी और फूल की सारी पंखुड़ियां गिर जाएंगे, झड़ के गिर जाएंगे, उसके हो जाएगा ना समाप्त, तो खुशबू समाप्त हो गई। लेकिन कविता अगर एक बार रच दी गई, कोई अच्छी कविता, तो वो क्या ऐसे ही 1 हफ्ते में समाप्त हो जाएगी? नहीं होगी। तो चूंकि कवि इसी बात को कह रहा है कि जो फूल खिलते हैं, कुछ देर महकते हैं और फिर मुरझा जाते हैं और फिर सूख जाते हैं, गिर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, पर कविता के जो मधुर भाव हैं वो कभी मुरझाते नहीं, कभी समाप्त नहीं होते, वो सभी जगह, यहाँ से वहां तक, इस घर उस घर, सब जगह व्याप्त होते हैं। यानी लोग जितना ही अधिक उन रचनाओं को पढ़ेंगे, उसका प्रसार उतना ही अधिक होते जाता है और वह अपने विचारों से, अपने भावों से लोगों के मन में प्रसन्नता, उनके अंदर जिजीविसा, उनके अंदर उम्मीद पैदा करती है। तो इसलिए कविता की महक का और फूलों की महक का कोई तुलना नहीं हो सकती। यानी फूलों की महक सीमित है, एक सीमा तक है, उसमें काल का सीमा है, उसमें या स्थान का सीमा है, लेकिन कविता की कोई सीमा नहीं होती। वह इस एक देश में रची जाती है, दूसरे देश तक पहुंच जाती है। इसी तरह वह एक काल में यानी अतीत काल में रची हुई होती है और हजारों वर्ष आगे तक वह पढ़ी जाती है। तो यानी कविता और फूल में तुलना तो है, समानता है कि फूलों में भी सुगंध है, फूल भी लोगों को सुख पहुंचाते हैं, ठीक उसी प्रकार कविता भी अपने भावों से लोगों को आनंद देती है। लेकिन जहां फूल कुछ दिनों के बाद ये सुख नहीं प्रदान कर पाते, वो समाप्त हो जाते हैं, परंतु कविता का अस्तित्व कभी मिटता नहीं है। स्पष्ट है? स्पष्ट है ना? यस मैम। तो इसीलिए कहा कि बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, यानी कविता कभी मुरझाती नहीं, लेकिन फूल क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। मुरझाना मतलब, मुरझाना मतलब मर जाता है, सूख जाना। सूख जाता
मुरझाना मतलब सूख जाना। देखा है ना कभी, जैसे फूल खिलते हैं फिर धीरे धीरे उसकी पंखुड़ियां सूखने लगती हैं और एक एक करके टूट के गिर जाती हैं, तो मुरझाना मतलब सूख जाता है। अब आगे देखो कविता किससे तुलना कर रहा है। पहले छंद में कवि ने किससे तुलना की, कविता की उड़ान की तुलना किससे की, चिड़िया चिड़िया से। और उसके भावों की सुगंध की तुलना किससे की, मैम फूल से। फूल से। वेरी गुड। अब देखो क्या कह रहा है, दोनों से ही उसने तुलना की और दोनों को ही उसने कमतर बताया, यानी फूल भी और चिड़िया भी कविता के समकक्ष नहीं है। अब आगे देखो कवि क्या कहता है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। अब देखो कह रहा है कि कविता एक खेल है, कह रहा है जैसे बच्चों का खेल होता है ना, कविता भी समझो एक खेल है। तो खेल, बच्चों का खेल, देखो बच्चों को खेलने के लिए किसी विशेष स्थान, किसी विशेष वस्तु की आवश्यकता होती है क्या, ना वो कभी भी नो मैम। कभी भी किसी भी चीज से खेलने लग जाते हैं और यह भी नहीं परवाह करते वो कि कहाँ पर है, घर में है बाहर है, कहीं पर नहीं, जहां पर वो कहीं ना कहीं जहां उनकी इच्छा होती है वो अपने मन के अनुसार स्थान ढूंढ लेते हैं और उसी में मस्त हो जाते हैं। और बच्चों का खेल देखकर लोग भी उनके खेल पर बहुत ही मुग्ध हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए देखो तो कैसे हम लोग भी उसे देखने लगते हैं ना। यस मैम। तो कवि यहाँ पर बच्चों के खेल से तुलना कर रहा है कविता की, इसलिए कि बच्चों के खेल में किसी तरह की बंधन नहीं होती और वो सब समय कहीं पर भी खेल सकते हैं। और बच्चों के खेल की जो सीमा होती है वो अंतहीन है, उसकी सीमा नहीं होती, उसके लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता। तो कवि कहता है कि कविता भी एक खेल है, जैसे कि बच्चे खेलते हैं, बच्चे बाहर भी खेलते हैं भीतर भी खेलते हैं, यह घर भी खेलते हैं उस घर में, यानी अपने घर में भी बाहर दूसरों के घर में, कहीं पर भी वो खेलते हैं और सभी घर को एक कर देते हैं। यहाँ कवि ने बहुत बड़ी बात कही है, सभी घर को एक कर देना, यानी उनके लिए अपना और पराया कोई नहीं होता, सब जगह उनके लिए समाप्त होता है, समान होता है। ठीक उसी तरह जैसे कविता में व्यक्ति विशेष के लिए कोई बात नहीं होती, दरअसल वो पूरे मानव जाति के लिए रची जाती है। उसमें जो भावनाएं होती हैं, उसमें जो विचार होते हैं, वो मानव मात्र के लिए, मनुष्य मात्र के लिए वह कल्याणकारी होती है और उसमें एक अपूर्व शक्ति छिपी होती है। अब अपूर्व शक्ति छिपी होने का मतलब क्या होता है कि आदमी कविता कब पढ़ता है, आदमी कविता की ओर कब ध्यान देता है, कभी सोचा है तुम लोगों ने? नो मैम। अच्छा एक बात बताओ, कभी कभी कोई कहता है ना कि वो शायर जो, अच्छा शायर का बात छोड़ते, एक पंक्ति में तुम्हें बताती हूँ, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजी होगी ज्ञान, निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, इसका मतलब क्या हुआ? वियोगी मतलब वियोगी का ऋषि नहीं, वियोगी मतलब होता है विरह। आदमी को जब चोट लगती है दिल पर
वियोगी होता है तो उसके दिल से जो आह निकलती है, दरअसल वही कविता का रूप धारण कर लेती है। तो यहाँ ये पंक्ति जो है सुमित्रा नंदन पंत की है, जिन्होंने लिखा कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, गान यानी कविता, निकल कर आंखों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान। आंखों से जो अश्रुधार निकले होंगे, दरअसल वही अश्रुधार कविता का रूप ले ली होगी। यानी कविताएं जो है, जब मनुष्य निराशा के क्षण में होता है तो कविता जो है उसे एक आधार, एक संबल, एक सहारा प्रस्तुत करती है। तो इसीलिए यहाँ पर कवि कहता है कि ये कविता जो है उसमें असीम ऊर्जा छिपी होती है, और वह ऊर्जा, वह उमंग जो होती है वो मनुष्य के लिए, मनुष्य मात्र के लिए, ऐसा नहीं कि वो इस देश के मनुष्य पढ़ेंगे तो उनके लिए है, वो दूसरे देश के लिए है, ऐसा बात नहीं है। कविताओं में मनुष्य मनुष्य में भेद नहीं होते, वो भेदभाव नहीं करती, बल्कि कहीं भी किसी भी भाषा के साहित्य को उठा लो तुम, उसमें वही मानवीयता के ही मूल्यों की बात होती है। तो कवि यहाँ वही कहता है कि जिस प्रकार बच्चे निश्चल होते हैं, बच्चों के मन में अपने पराये का कोई भेदभाव नहीं होता, और वो कहीं भी किसी के साथ भी खेलते हैं, उनमें कोई भेदभाव की भावना नहीं होती, छल कपट की भावना नहीं होती, बल्कि वह सभी के लिए आनंददायक होती है। ठीक उसी प्रकार कविताएं होती है जो मनुष्य मनुष्य में कोई भेद नहीं करती, बल्कि सभी के लिए समान रूप से प्रेरणादायी होती हैं। तो इसीलिए कवि ने कहा कि कविता जो है वो बच्चों के खेल के समान है। जैसे बच्चों में ऊर्जा होती है, उनके खेलने में होती है, शक्ति होती है, उसी प्रकार कविता भी एक खेल है जिसमें असीम ऊर्जा है, असीम शक्ति है, जो मनुष्य को आगे की ओर, प्रगति की ओर ले जाती है। जैसे बच्चे सभी घर को समान बना देते हैं, उसी प्रकार कविता भी मनुष्य मनुष्य में कोई अंतर नहीं कर सभी को एक समान बना देती। यानी जैसे बच्चे एकता स्थापित करते हैं, उसी तरह मनुष्य भी, कविता भी मनुष्य मनुष्य को एकता के सूत्र में बांध देती है। फर्स्ट है यस मैम। तो कविता की तुलना कवि ने किससे किससे की है, किन किन वस्तुओं से की? पहले चिड़िया, उसके बाद फूल, उसके फूल, बाद बच्चों से। उसके बाद बच्चों से। Yes, ma'am. तो चिड़िया से वह कैसे तुलना किया, क्या क्या समानता है चिड़िया और कविता की उड़ान में? उड़ने का समानता, मतलब चिड़िया कैसे उड़ती है? चिड़िया मैम इस घर घर पंखों के सहारे उड़ते हैं। हाँ, तो पहले ये बताएंगे ना, चिड़िया अपने डैनों के सहारे या अपने पंखों के या अपने परों के सहारे उड़ती है, वो यहाँ उड़ती है, वहां उड़ती है। ठीक उसी प्रकार कविता भी अपनी कल्पना रूपी पंख के सहारे यहाँ उड़ती है, वहां उड़ती है, यानी हर जगह उड़ती है। लेकिन फिर सीमा क्या है दोनों में? कल्पना की कोई सीमा नहीं होती, पर जो चिड़िया की एक निश्चित स्थान या समय होता है जो। हाँ ठीक है, कविता जैसे चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है, वो ज्यादा दूर तक नहीं उड़ेगी, है ना। लेकिन कविता जो है वह कल्पना के माध्यम से दूर दूर तक उड़ जाती है, उसके लिए स्थान और समय की कोई सीमा नहीं होती। दूसरा, कविता कैसे खिलती है? फूल की तरह। फूल की तरह। क्या समानता है दोनों में? जैसे फूल खिलती है और सारे जगह महक और खुशबू
ला लेती है, वैसे ही कविता अपने सुंदर भावना से विचारों के द्वारा लिखी जाती है, तो इससे हम अच्छा लगता है। हाँ ठीक, जैसे फूल खिलकर लोगों को आनंद प्रदान करते हैं अपने रंग रूप से, अपने खुशबू से, ठीक उसी प्रकार कविता जो है अपने भावों और विचारों से लोगों के या मनुष्यों के मन को आनंदित करते हैं। स्पष्ट है? सही है। अब दोनों में अंतर क्या है? मैम फूल मतलब फूल किसी जाता है मैम, लेकिन हाँ बिल्कुल। मतलब असीमित अकाल वर्ष तक चलता है मैम। हाँ, अकाल नहीं, अकाल नहीं कहेंगे, असीमित कहेंगे। ठीक है? तो फूल जो है कुछ दिनों के बाद उसके रंग रूप क्या हो जाते हैं? फीके पड़ जाते हैं, सुगंध समाप्त हो जाते हैं और वो मुरझा जाते हैं। लेकिन कविता में जो भावनाएं होती है वो कभी मुरझाती नहीं, बल्कि वह दिनों दिन बढ़ती ही जाती है। तो इसलिए कविता का जो खुशबू है, जो उसकी महक है, वह अंतहीन है। स्पष्ट है? यस मैम। अब कविता की तुलना कवि ने बच्चों के खेल से क्यों की है? बच्चों के खेल से क्यों की है? जे बाहर भीतर हर जगह खेलते हैं, उनके मन में कोई भी अपना पराया नहीं अपना होता, पराया छोटा बड़ा नहीं होता, नहीं होता। है ना? मतलब उसमें Yes, कोई भेदभाव, संकुचित भावना नहीं होता, है ना? सभी को वो समान मानते हैं। ठीक उसी तरह से कविता जो लिखी जाती है उसमें भी जो कवि कोई भेदभाव नहीं करता। हाँ, बल्कि उसके भाव और विचार सभी के लिए समान रूप से होते हैं। वो सभी को समान रूप से प्रेरित करते हैं, सभी को समान रूप से आनंदित करते हैं, है ना? यानी कविता है जो अच्छी कविता है, महान रचनाएं है, वो किसी से भेदभाव, ईर्ष्या, द्वेष आदि नहीं फैलाती, बल्कि वह मनुष्य मात्र को आगे प्रेरित करती है। स्पष्ट है? यस मैम। स्पष्ट है। तो मेरे ख्याल से कविता तुम लोग समझ गए होगे। थोड़ा 2-4 प्रश्न मैं इसके असाइनमेंट में ही दे देती हूँ, ठीक है? ये माइक्रोसॉफ्ट टीम में असाइनमेंट है ना? यस मैम। यस मैम। तो उसमें दूंगी और उसी में तुम लोग भी लिख के भेजना मुझे। ठीक है मैम। होगा? यस मैम। ठीक है, तो धन्यवाद सभी को। धन्यवाद ओके मैम। ओके, धन्यवाद। मैम। धन्यवाद।